हेलो एवरीवन, ब्रीफ नोट्स ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल में चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पुलिस एंड जुडिशरी, उससे पहले हमने सिविल सर्विसेज एंड देन उससे पहले हमने कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था एंड देन सेकंड सिविल सर्विसेज में ये वाले जो पॉइंटर्स है ये कवर किए थे, पुलिस में ये वाले, एंड देन जुडिशरी में हमने ये सब कुछ कवर किया था। एंड आज जो हम बात करेंगे वो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सारे एक्ट्स आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अभी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ठीक है, आपको याद होगा कि ये इसका मतलब टाइम पीरियड क्या था, तो वो है 1764 में। ठीक है, तब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस कहाँ के मिले थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, और इनको एनुअल सब्सिडी जो थी वो पे करते थे। ये किसको करते थे वो आपको याद रखना है। तो शाह आलम II जो कि एक मुग़ल एम्परर था, शाह आलम II, तो एनुअल सब्सिडी तो है इसको दी जाती थी, सब्सिडी इसको दी जाती थी। और साथ ही साथ में सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध था, तो ये याद रखेंगे, नवाब ऑफ अवध जो था सिराजुद्दौला, इसको क्या मिलती थी? एनुअल पेंशन दी जाती थी। ठीक है, और साथ ही साथ में कंपनी ने अपॉइंट किए थे 2 दीवान्स, डिप्टी दीवान्स। उनका नाम था मोहम्मद रेज़ा खान, ये बंगाल के लिए अपॉइंट हुआ था, और राजा शिताब राय ये बिहार के लिए हुआ था। ठीक है, तो मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो एक हुआ था बंगाल के लिए, एक हुआ था आपका बिहार के लिए। तो बंगाल के लिए कौन हुआ था? मोहम्मद रेज़ा खान, और बिहार के लिए हुआ था आपका राजा शिताब राय। ठीक है, तो ये डिप्टी आपके दीवान्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद मतलब अभी भी रेगुलेटिंग एक्ट अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ के फिर देखेंगे। तो इट डिमांडेड 10% शेयर ऑफ द प्लंडर अमाउंटिंग टू द 4 मिलियन पाउंड्स एनुअली। तो ये डिमांड करते थे कि 10% जो भी कंपनी ने मतलब लूट पार्टी की है, ठीक है, तो उसका हमें 10% दिया जाए। लेकिन 1765 में क्या होता है, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, जहाँ पे कंपनी को अथॉरिटी दे दी जाती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती, और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन उनकी अथॉरिटी नहीं होती। ये सब मामला चलता है 7 साल तक। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, नहीं तो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो, अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले की बात चल रही है हमारी। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 तक हमने पढ़ा। ठीक है, ये 64 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। कहाँ के मिलते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, याद रखिएगा। और शाह आलम II को जो है एनुअल सब्सिडी दी जाती है, और नवाब ऑफ अवध जो कि सिराजुद्दौला होते हैं उसको ये एनुअली पेंशन देते हैं। ठीक है, लेकिन वो 10% डिमांड करते हैं कि जो भी आप शेयर जो है वो प्लंडर करेंगे वो हमें दिए। और साथ ही साथ में ये जो बात मतलब मैंने आपको बताई थी ना कि 2 दीवान्स को अपॉइंट किया था, वो भी याद रखना है। तो मोहम्मद रेज़ा खान को बंगाल के लिए अपॉइंट किया गया था, और ये राजा शिबात राय को बिहार के लिए अपॉइंट किया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो बात जैसे मैंने बताई आपको कि 1765 से 72 तक मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले तक क्या होता है कि ड्यूल सिस्टम आ जाता है गवर्नमेंट का। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना उसको अथॉरिटी मिल जाती है बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं पे इंडियंस की अथॉरिटी नहीं होती लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये सब कुछ चलता है आपका 7 साल तक। ठीक है, ये 7 साल तक कंटिन्यू रहता है। अब इस टाइम पीरियड में 7 साल में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले करप्शन बढ़ जाती है। ठीक है, रैम्पैट करप्शन बढ़ जाती है अमंग द सर्वेंट्स जो कि कंपनी में काम कर रहे होते हैं।
ठीक है, और साथ ही साथ में आपका एक्सेसिव रिवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, तो रिवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और कंपनीज की जो है बैंक्रप्सी होती है, ठीक है, कंपनी पैसा लेके भाग जाती है, ऐसे भी ये भी काफ़ी होता है। वाइल द सर्वेंट्स वर फ्लरिशिंग, कंपनी पैसा ले लेती है लेकिन वापस नहीं करती, और साथ ही साथ में जो सर्वेंट्स होते हैं वो फल फूल रहे होते हैं, वाई, क्योंकि वो करप्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या था, ये जो नाम था ना, सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए, ये वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था, मतलब ये एक्ट जो लेके आए थे, ठीक है, और प्लस इसके 4 अदर मेंबर्स थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था इस एक्ट के बारे में, ठीक है। और इसमें अब मैं बताती हूँ आपको कि जो डायरेक्टर ऑफ कंपनीज होते थे ना, वो सबमिट करवाते थे अपनी, मतलब जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती थी रिगार्डिंग द रिवेन्यू अफेयर्स एंड द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नमेंट को ये करवाते थे। कौन? ये जो डायरेक्टर ऑफ कंपनी होती थी, ये गवर्नमेंट को सबमिट करवाती थी रिपोर्ट्स अबाउट द जो रिवेन्यू अफेयर्स होते हैं, जो मिलिट्री अफेयर्स थी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी, और जो सिविल वाली थी, ठीक है, इन सब के बारे में ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और बंगाल में क्या चल रहा होता है, जो गवर्नर जनरल होता है एंड द काउंसिल में कितने लोग थे? 4, जो कि रिप्रेजेंट करते थे सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट को। तो ये कहाँ की बात चल रही है? आपकी बंगाल की, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बताया कि आपको वॉरेन हेस्टिंग ये लेके आए थे 4 मेंबर्स के साथ, और साथ ही साथ में ये बात ध्यान रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो एस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है, एस्टैब्लिश किया कहाँ पर? बंगाल में, विद द ओरिजिनल एंड द एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, और यहाँ पे डिबेटेबल जुरिस्डिक्शन थी, ठीक है। और साथ ही साथ में जो गवर्नर जनरल था वो एक्सरसाइज करता था सम पावर, कहाँ की? ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था वो कहाँ की पावर्स को एक्सरसाइज करता था? बॉम्बे एंड मद्रास, ओके, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी इसमें, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट खुल गया था, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल जो बॉम्बे और मद्रास की भी जो प्रॉब्लम्स है उसको डील कर रहा था। तो इससे ये काफ़ी वेग प्रोविज़न था, जिसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हो जाती है, और जो रियल सिनेरियो होता है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस की जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके जो अमेंडमेंट की जाती है 1781 में, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले 1781 में काफ़ी सारी अमेंडमेंट की जाती है, जिसमें जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को विद इन कलकत्ता रखने की बात की जाती है, ठीक है, कि बॉम्बे मद्रास में आप मत इतना जाइए, ठीक है। और सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो इम्यून कर दिए जाते हैं कि अगर वो कोई भी मतलब गलती करते हैं तो उनको इम्यून किया जाता है, ठीक है, कि उनको कुछ नहीं केसेस वगैरह उन पे नहीं चलेंगे, ठीक है। और सोशल और रिलीजियस जो यूजेजेस होते हैं सब्जेक्ट्स के लिए वो भी ऑनर्ड किए जाते हैं। ये बाद में अमेंडमेंट्स आती है 1781 के टाइम की, ठीक है। आई थिंक ये रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वॉरेन हेस्टिंग ये लेके आए थे विद द 4 मेंबर्स जिन्होंने ये सजेस्ट किया था, और जो डायरेक्टर ऑफ कंपनी थे वो अपनी रिपोर्ट्स जितनी भी है वो सबमिट करवाते थे टू द गवर्नमेंट, जिसमें रिवेन्यू अफेयर्स, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें होती थी। साथ ही साथ में जो सुप्रीम कोर्ट था उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया बंगाल के अंदर, ठीक है, और जो उसकी गवर्नर जनरल जो उसके था, और उसमें काउंसिल मेंबर थे 4 मेंबर जो है वो सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट को देखा करते थे, और जो गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी बॉम्बे एंड मद्रास में। और साथ ही साथ में इसके साथ काफ़ी ये वेग प्रोविज़न लगा, जिसके कारण चेक एंड बैलेंसेस में जो है प्रॉब्लम आने लगी और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसने। फिर 1781 में जो है अमेंडमेंट होती है, जिसके अंदर ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ बंगाल के अंदर, मतलब कलकत्ता के अंदर ही रखने का इन्होंने बोला कि उसकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है विद इन कलकत्ता ही की जाए, और सर्वेंट्स को जो है, सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो इम्यून करने की बात भी इसमें की गई, जो कि अमेंडमेंट हुई थी 1781 में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स कंट्रोल जो था वो कंपनीज अफेयर के ऊपर, ठीक है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था ऑन कंपनीज अफेयर वो बढ़ गया, ठीक है, एक्सटेंड भी हुआ काफ़ी,
ठीक है। और इसमें आप याद रखेंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें कौन कौन से लोग थे, तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और 4 जो है वो आपके प्राइवेसी काउंसिल के मेंबर्स, ठीक है, जो कि क्राउन द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ये जो है ये सारे किसके अंडर आते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर, ठीक है। और कंपनी सिविल, मिलिट्री एंड द रेवेन्यू अफेयर्स ये चेक किया करते थे। और जितने भी डिस्पैचेस हुआ करते थे वो अप्रूव किया जाती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। कुछ भी डिस्पैच होना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने मेंबर्स हैं वो उसको अप्रूव करते थे। और जो ड्यूल सिस्टम था वो जो है वो सेटअप कर दिया गया था, तो ये याद रखेंगे, ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है ये सेटअप किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अंडर कौन से एक्ट के अंदर सेटअप किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेटअप कर दिया गया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था काउंसिल का, उसमें कौन कौन से मेंबर थे, तो गवर्नर जनरल में जो थे आपके 3 मेंबर्स थे, वो कौन कौन से थे वो भी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कमांडर इन चीफ था, और जो प्रेसिडेंसीज थी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की वो वर द सबऑर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक तो कमांडर इन चीफ था, ठीक है, और साथ ही साथ में जो प्रेसिडेंसीज थी गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, तो ये गवर्नर जनरल के अंदर आने लगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका 1786 का एक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद 2 साल बाद एक और एक्ट आता है 1786 में। इसमें कॉर्नवालिस जो है वो अलाउ कर देते हैं टू ओवरराइड द काउंसिल डिसीजन इफ़ ही ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन। और उसके बाद जो है ये प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया जाता है टू ऑल द गवर्नर जनरल्स, ठीक है। तो एक बारी पिट्स इंडिया एक्ट को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कंपनीज अफेयर्स पे वो एक्सटेंड हो जाता है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है उसमें 4 जो है वो मेंबर्स जो है वो ये कंसिस्ट करता है, जिसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और जो 4 प्राइवेसी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। और ये कंपनीज के सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स को चेकअप करते हैं। और साथ ही साथ में ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है वो यहाँ पे खोल दिया जाता, सेटअप कर दिया जाता है पिट्स इंडिया के अंडर। और जो आपका गवर्नर जनरल है भारत के अंडर, जो गवर्नर जनरल के अंदर जो काउंसिल बनाया जाता है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। कमांडर इन चीफ होता है, जो गवर्नर जनरल होता है बॉम्बे एंड मद्रास का, वो ला दिया जाता है। 2 साल बाद 1786 में जो है एक और एक्ट बनता है जिसके अंदर कॉर्नवालिस जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक्सटेंड कर देता है काउंसिल की। और साथ बाद में जाके ये सभी गवर्नर जनरल्स के साथ जाके एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम चार्टर एक्ट 1793 पढ़ेंगे जिसके अंदर जो होम गवर्नमेंट मेंबर्स हैं वो वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रिवेन्यूज़। तो उसमें अभी हम चेक करेंगे कि क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे थे कि 1793 की, जिसमें मैंने अभी आपको लाइन बोली भी है, ठीक है। उसमें बस इतना ही याद रखना है आपको कि जो होम गवर्नमेंट मेंबर्स थे उनको पेड आउट करना था इंडियन रिवेन्यूज़, ठीक है। तो इसमें यही एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि जो इंग्लैंड में बिजनेस इंटरेस्ट था वो जो है एंड हो रहा था टुवार्ड्स द कंपनीज मोनोपोली ओवर द ट्रेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेज़े फेरे। इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था जो कि नेपोलियन दोबारा स्टार्ट किया गया था, बाय विच द यूरोपियन पोर्ट्स वर क्लोज टू ब्रिटेन, तो वो भी इसके अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर आता है। और इसमें जो मेन करैक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वो क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली तो ये थी कि जो कंपनी की मोनोपोली थी ना ओवर ट्रेड वो एंड कर दी गई थी। कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर वो एंड कर दी गई। और साथ ही साथ में चाइना के साथ जो ट्रेड
चल रहा था वो तो चलेगा, और जो टी का ट्रेड चल रहा था वो चलेगा, ठीक है। और ये बात आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वो 10.5% डिविडेंड और रिवेन्यू ऑफ इंडिया के साथ देना इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने इस एक्ट में ये भी बात की कि 1 लाख रुपीज़ जो है वो हम एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे। जब मैंने आपको एजुकेशन वाली वीडियो पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि ये 1813 में देने की बात तो की थी, लेकिन 10 साल तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, याद करिएगा, उसमें मैंने आपको ये बताया था। और ये किस उसमें देने की बात की गई थी, लिटरेचर, लर्निंग एंड साइंस के लिए, ताकि नेटिव्स को ये चीज़ें पढ़ाई जाए। और जो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो फर्दर एनलार्ज कर दी गई। मैंने अभी आपको बताया था कि पिट इंडिया एक्ट में जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन कौन से मेंबर आते थे, ठीक है। तो वो आप जाके एक बारी रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती कि कौन कौन से आते थे। तो उसमें हमने चांसलर ऑफ एक्सचेकर पढ़ा था, SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पढ़ा था, और साथ ही साथ में 4 मेंबर प्राइवेसी काउंसिल के पढ़े थे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि जो कंपनी थी, इन्होंने ये बोला कि 10 ईयर्स के लिए ये 10 ईयर्स के बाद जो है अब रिवाइज होगा ये वाला एक्ट। तो आप देखेंगे 2020 ईयर्स के बाद जो है ये आपका रिवाइज होगा ये एक्ट, ठीक है। तो अब देखिए जैसे 1813 में आया तो नेक्स्ट 20 ईयर्स बाद आएगा, ठीक है। अब आगे भी आप देखेंगे फिर 20 ईयर्स बाद आएगा। तो ये 20 ईयर्स तक जो है सेम एक्ट के अंदर चीज़ें चलती रही, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने क्या पढ़ा कि करैक्टरिस्टिक्स पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है कि जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर से वो एंड कर दी गई, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड जो था वो चलता रहा। टी के लिए जो ट्रेड था वो चलता रहा। 1 लाख रुपया देने की बात की एजुकेशन के लिए, लेकिन जो 10 साल तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, ये इसलिए थी कि भारतीयों को जो है वो लिटरेचर, लर्निंग एंड साइंस के अंदर जो है वो शिक्षा दी जाए। लेकिन बाद में जाके ये जो है 10 ईयर्स के बाद कुछ जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 20 ईयर्स तक ये जो एक्ट्स हैं वो चलाने की बात की गई, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके अंदर जो हमने 1813 में पढ़ा था ना कि चाइना और टी के साथ ट्रेड जो है वो चालू था, बाकी सब मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। लेकिन 33 में जो है वो चाइना के साथ ट्रेड भी एंड हो जाता है, टी वाला ट्रेड भी जो है वो एंड कर दिया जाता है। और जो 20 ईयर्स वो जो मैंने बताया था कि 20 ईयर्स का चल रहा होता है, वो तो चल ही रहा होता है कि अब जो है 20 ईयर्स के लिए यही वाला एक्ट चलेगा। और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया थी वो अब गवर्न करेंगे ऑन द नेम ऑफ क्राउन। तो क्राउन के नाम पे अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो चलेगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन द जो यूरोपियंस थे कि वो बाहर से आके यहाँ पे ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते अपनी, उसको लिफ्ट कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शन ऑन जो यूरोपियंस थे कि वो बाहर से आके यहाँ पे बस नहीं सकते, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, उसको लिफ्ट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, ठीक है। और यही एक कारण बनता है कि उनकी जो कॉलोनाइजेशन थी वो भारत में एस्टैब्लिश होनी शुरू हो गई। उसके साथ सारी जो सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ कंपनीज थी वो गवर्नर जनरल के अंदर आ जाती हैं। तो गवर्नर जनरल जो है वही इसका होलसेल पावर बन जाता है सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ कंपनी का, ठीक है। उसके बाद बंगाल, मद्रास और बॉम्बे और जो भी अदर टेरिटरीज होती हैं वो भी किसके अंडर आ जाती हैं, गवर्नर जनरल के अंदर। तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अदर भी टेरिटरीज जो है उनका कंट्रोल गवर्नर जनरल के अंडर आ जाता है। और जितने भी रेवेन्यूज रेज किए जाते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल, वो जो है कंप्लीट देखता है कि कहाँ कहाँ उन्होंने एक्सपेंडिचर करना है। तो एक्सपेंडिचर का भी सारा लेखा जोखा किसके अंडर आ जाता है, गवर्नर जनरल के अंडर। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स होती है ना मद्रास एंड बॉम्बे की, वो डिप्राइव्ड हो जाती हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड लेफ्ट विद द राइट ऑफ प्रपोजिंग टू द गवर्नर जनरल द प्रोजेक्ट्स ऑफ लॉ विच दे थॉट टू बी एक्सपीडेंट। मतलब वो डिमांड करती हैं कि हमें, मतलब कि हमारी जो पावर्स है वो अलग से रखी जाए, लेकिन वो सब कुछ अभी हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ही जो है वो आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ और भी पॉइंट इसमें याद रखने की, जो लॉ मेंबर था उसको ऐड कर दिया जाता है गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़ कि जो लॉ मेंबर था उसको गवर्नर जनरल काउंसिल के अंडर ला दिया जाता है फॉर द प्रोफेशनल एडवाइस ऑन द लॉ मेकिंग। की लॉ मेकिंग जो है
उसके ऊपर ये एडवाइस कर सके। और कोई भी इंडियन लॉज जो थे उनको कोडिफाई एंड कंसोलिडेट करने की बात की जाती है। तो कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज, ठीक है। और साथ ही साथ में कोई भी भारतीय जो है उसको अब एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कंपनी जो है अब भेदभाव नहीं करेगी, उनको भी साथ ही साथ में जॉब प्रोवाइड करेगी। किनको? भारतीय को। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो स्लेवरी थी वो इस एक्ट के अंदर जो है वो एबॉलिश कर दी गई। हालांकि ये 1843 में होता है, लेकिन हम इसी के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि ये 20 ईयर्स चलता है ना, तो 1843 में एबॉलिश की गई। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के टाइम पीरियड में जो है स्लेवरी जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया। अभी यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, लेकिन मैं एक बारी समराइज़ कर देती हूँ इसको, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कि जो चाइना के साथ ट्रेड चल रहा था, टी का जो ट्रेड चल रहा था, इसकी मोनोपोली भी जो है ख़त्म कर दी गई। जैसे कि 1813 में जो है कंपनी की मोनोपोली अदर ट्रेड के साथ ख़त्म की गई थी, वैसे 20 ईयर्स को और आगे बढ़ाने का इसका बोला गया, ठीक है। और साथ ही साथ में जो क्राउन था वही टेरिटरी ऑफ इंडिया के अफेयर्स को है जो अब आगे उसके नाम पर चलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जो यूरोपियंस की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि वो यहाँ आके बस नहीं सकते, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, इसको लिफ्ट कर दिया गया। और यही कारण बनता है कि वो एक पूरी कॉलोनी जो है भारत में इस्टेब्लिश कर जाते हैं। गवर्नर जनरल को जो है सिविल एंड मिलिट्री जो अफेयर्स है उसका सारा भार पावर्स उसके अंडर आ जाती है। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे जो है वो सारा मतलब सब कुछ उसका जो है अब गवर्नर जनरल ही देखेगा। एक्सपेंडिचर भी जो है वो गवर्नर जनरल ही देखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये भी पढ़ी थी कि जो लॉ मेंबर था उसको भी जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंडर ही डाल दिया गया। और जो कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज थे वो भी स्टार्ट कर दिए गए। और स्लेवरी जो है वो इसी एक्ट के अंदर जो है वो अबॉलिश कर दी गई, जो कि 1843 में की गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। तो अब हम बात करेंगे इस वाले एक्ट की, ठीक है। तो इसमें जो कंपनी वॉज कॉन्टिन्यू पोसेशन ऑफ द टेरिटरी अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अदरवाइज। तो इसमें क्या था, जो स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको रिड्यूस कर दिया गया 18 तक, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहले कितने थे। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो स्ट्रेंथ थी ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की उसको डिक्रीज करके 18 कर दिया गया। और कंपनी की जो पैट्रोनेज थी ओवर द सर्विसेज वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कंपनीज पैट्रोनेज ओवर द सर्विसेज ये जो है आपकी डिसॉल्व कर दी गई, ठीक है। और जो कंपनी में वो होगा ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो ओपन कंपटीशन के साथ मिलेगा। मतलब अब कोई ये नहीं कि किसी की सिफारिश से लग रहा है या ये वो, ठीक है। और लॉ मेंबर को फुल मेंबरशिप दी गई गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 1833 में उसको ऐड कर लिया गया था एडवाइस देने के लिए। यहाँ पे एडवाइस देने के लिए किया गया था और यहाँ पे 53 के अंदर फुल मेंबरशिप दे दी गई, ठीक है, गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर। और 6 मेंबर जो है वो और ऐड कर दिए गए गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर। और साथ ही साथ में वीटो पावर भी दे दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये याद रखिएगा कि 6 मेंबर्स को और ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसका कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको डिक्रीज करके 18 नंबर तक ला दिया गया। और जो कंपनी की पैट्रोनेज थी सर्विसेज के लिए वो डिसॉल्व कर दी गई। और ये बोला कि ओपन कंपटीशन के थ्रू जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लॉ मेंबर को फुल मेंबरशिप दे दी गई। पहले 1833 में उसको सिर्फ एडवाइस के लिए रखा गया था काउंसिल में गवर्नर जनरल की, अब फुल मेंबरशिप दे दी गई। साथ ही साथ में 6 मेंबर्स को और ऐड कर लिया गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ठीक है, क्योंकि 1857 में जो है आपका रिवोल्ट हो जाता है, जो कि कंपनी की जो लिमिटेशंस थी, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करने में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का हो जाती है। इसीलिए ये जो रिवोल्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और इसमें हम पॉइंटर्स देख लेते हैं कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक थी बेटर गवर्नमेंट लाने के लिए इस एक्ट में। तो जो इंडिया जो था ऐसा बोला गया कि उसको गवर्न किया जाएगा बाय द नेम ऑफ क्राउन,
ठीक है, इंडिया को जो है वो ये किया जाएगा थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द काउंसिल ऑफ 15, ठीक है, 15 की काउंसिल बना के और प्लस जो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है इसको जो है डील करेंगे। और साथ ही साथ में फुल डिसीजन जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काउंसिल को ही दे दिया गया, और ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और जो ड्यूल सिस्टम आप याद कीजिए, रिवाइंड करके चाहे पढ़िए कि जो पिट्स इंडिया में हमने बात की थी कि जो ड्यूल सिस्टम खोला गया था इसके अंडर, उसको जो है यहाँ पे जाके मतलब इस एक्ट के अंदर एबॉलिश कर दिया गया, एंड कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो था, इसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसको वॉइस रॉय का जो है वो दर्जा दे दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़, ठीक है। और गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, वॉइस रॉय, ठीक है। तो उसके बाद जो एजम्पशन ऑफ पावर था फॉर बाय द क्राउन वाज द वन ऑफ द फॉर्मेलिटी रादर देन द substance, and it gave a decent burial to an already dead horse, the company's administration, ठीक है। इसी के साथ ही ये लेक्चर जो है वो आपका फिनिश होता है। और ये वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो कि आपका 15 चैप्टर था स्पेक्ट्रम की बुक का, वो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे, न्यू चैप्टर लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।